दुनिया को शर्मसार करने वाली घटना थी वो, कि दुनिया को ये घटना पता ना चले इसलिए इंटरनेट बंद, और 80 घंटे के बाद देश के प्रधानमंत्री उस पर स्टेटमेंट देते हैं क्योंकि CJI चंद्रचूड़ साहब ने स्टेटमेंट दिया। सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है। आज सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट 2024 का बहुत ही सनसनाखेज जो एक टॉपिक है ईवीएम अच्छा है बुरा है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो उसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ में है स्मिता कामरे मैम, एडवोकेट स्मिता कामरे मैम। सो वेलकम टू द शो मैम। मैम, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि देखिए देश हमारा कितनी ज़्यादा जनसंख्या वाला है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश में है। इस कंडीशन में ईवीएम सबसे फास्ट वे है वोटिंग कराने का और कैलकुलेट करने का एज कम्पेयर टू बैलेट पेपर्स एंड ऑल। तो आपका अपोज क्यों इस चीज़ को? जय भारत, जय संविधान। मैं एडवोकेट स्मिता कामले। बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है कि आपका ऐसा कहना है कि ईवीएम बहुत फास्ट है 140 करोड़ की जनता में, भारत जैसे देश में। तो यहाँ पे इस दुनिया में करीबन 195 कंट्रीज़ है। उस 195 कंट्रीज़ में सिर्फ 20 देशों में ईवीएम इस्तेमाल होता है। उनमें से भी सिर्फ 14 देशों में, और जो 6 कंट्रीज़ है उनमें से भी वो बैन करने के अवसर अभी वो बैन करने के कगार में है। तो ऐसे समय पे जिस ईवीएम का जन्म जर्मनी में हुआ, प्रगत राष्ट्र इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने देखा, उसका एक्सपीरियंस लिया कि ईवीएम बहुत ही इजीली हैक होती है, मैनिपुलेट होती है, उसमें घोटाला गड़बड़ी होती है। और इसलिए उन देशों ने बंद किया। फिर भी हमारा देश उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ईवीएम का यूज़ करके, मुझे ही नहीं, देश के 90% जनता को ऐसा लगता है कि ईवीएम में हैकिंग होती है, ईवीएम मैनिपुलेट होती है, हमारी वोट की चोरी होती है, इसीलिए बैलेट से ही चुनाव लिए जाए। ओके मैम, हमने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक राष्ट्रीय परिषद ली ईवीएम के अगेंस्ट में। तो आपकी जो धारणा दिमाग में आएगी इंडिया अगेंस्ट ईवीएम, ये किस तरीके से आई बेसिकली? हाँ देखो राहुल जी, ये जो है इंडिया अगेंस्ट ईवीएम, ये जो फोरम है ये कुछ आज का फोरम नहीं है। इसकी स्थापना हम लोगों ने 2018 में की थी। और 2018 में हम लोगों ने इसकी स्थापना इसलिए की, 2014 में जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई और उसके डिसीजन मेकिंग के हम लोगों ने उसके ऊपर चिंतन किया, अभ्यास किया। जिस तरह से ये लोग जो है नोटबंदी कर रहे थे, नोटबंदी का कानून इन्होंने लाया, जीएसटी का लाया, बेरोज़गारी बढ़ रही थी और तानाशाही का माहौल एक तरफा यहाँ पे फैला रहे थे, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक था। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये ईवीएम सरकार है और ये जनता में लोकप्रिय नहीं है, ईवीएम मैनिपुलेट करके ये आए हैं। तभी 2018 में हम लोगों ने इस फोरम की शुरुआत की। तो ऐसे जो इन लोगों ने डिसीजन लिए, तो हम लोगों को बिल्कुल लगा था कि अभी 2019 में ये चुन के नहीं आएगी। तो इंडिया अगेंस्ट ईवीएम की निर्मित तब हुई, और ईवीएम बैन होना चाहिए और बैक टू बैलेट, और बैलेट आने के बाद ये लोकतंत्र सेव होगा, ऐसा विचार हम लोगों ने, ऐसा जनजागरण करना शुरू किया। और सबसे पहली परिषद हम लोगों ने 9 अगस्त 2019 में इसी नागपुर भूमि पे ली। और वो काफ़ी सफल रही। लोगों ने बहुत सारा उसमें उत्साह दिखाया, और लोगों का भी यह कहना था कि हाँ, अपनी वोट की चोरी होती है इसलिए ईवीएम बैन करनी चाहिए। लेकिन कैसे, चुनाव जो है वो सर पे थे, तो समय काफ़ी कम था। फिर भी हम लोगों ने ये महाअभियान चलाया बैन ईवीएम का। फिर 28 सितंबर 2019 को हम लोगों ने पहला आंदोलन तो 9 अगस्त को किया। फिर 2019 में 25 अगस्त को हम लोगों ने बहुत बड़ी जनपरिषद ली संविधान चौक में, वो भी काफ़ी सफल रही। सर्वपक्षीय लोग, हम लोगों ने नेता लोग वहाँ पे बुलाए, और इस अभियान को हम लोग मुंबई तक लेके गए। लेकिन उसके बाद कैसे CA-NRC आया, क्योंकि जब ईवीएम के अगेंस्ट में वातावरण निर्माण हो रहा था, तो इसी सरकार ने CA-NRC लाया। और वह ऐसा बोल रहे थे कि जो इस देश के नागरिक नहीं है, उन्होंने ये देश छोड़ के जाना चाहिए।
तो हम लोग क्या इनके सामने ऑडिशन दे कि कौन इस देश का नागरिक है या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 कहता है राइट टू सिटीजन, उसके बारे में वो है, और जो इस देश में जन्म लेता है वो इस देश का सिटीजन है। तो CNRC की लड़ाई हम लोगों ने हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ लड़ी। उसके बाद कोविड आया तो इंडिया अगेंस्ट EVM का जो कार्य था वो थोड़ा सा धीमे हुआ, लेकिन बंद नहीं हुआ। तो आप जो बोल रहे हैं इस परिषद के बारे में, है ना, हम लोगों को ऐसे लगा कि अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, फिर भी EVM बैन नहीं हुई, चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे पिटिशन्स पेंडिंग है। तो हम लोगों को ऐसे लगा कि नहीं, यह नागपुर की क्रांति भूमि है। फिर से 14 जनवरी से हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया। सांकेतिक आंदोलन हम लोगों ने दीक्षा भूमि से अन्नाभाऊ साठे जो चौक है वहाँ से शुरू किया, और फिर बस्ती बस्ती में जाके EVM की अर्थी निकाली, लोगों को जनजागृत किया। और हम लोगों ने तब भी घोषणा की कि बहुत बड़ा राष्ट्रीय जो जन परिषद है हम लोग लेंगे। और मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है, और इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को भी यह बताना चाहती हूँ कि देश की सबसे बड़ी परिषद EVM के संदर्भ में 50,000 लोग जिसमें उपस्थित थे, वह परिषद हम लोगों ने इंदिरा मैदान में ली। बहुत बढ़िया मैम। मैम बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे यूथ है जो अभी बस स्कूल से कॉलेज की तरफ आ रहा है, तो कईयों को पता नहीं है EVM हिस्ट्री, व्हाट इज EVM, कहाँ से आया, क्या है। तो आप थोड़ी उसके ऊपर अगर रोशनी डालेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, क्योंकि कैसे अभी जो 18 साल के युवा हुए हैं वो पहली बार वोट करेंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ हमारा मताधिकार नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स है। संविधान के राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, इसमें फ़र्क होता है। पार्ट 3 में ये फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। आर्टिकल्स 326 राइट टू वोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी के वजह से देश के जनता को कीमत है। अगर राइट टू वोट नहीं होता तो इस सरकार हमें गिनती भी नहीं थी। तो यूथ को ये पता होना चाहिए कि अभी हम लोग वोट जब हम लोग डालने जाएंगे तो EVM से सबसे पहले विरोध करना कि मेरा वोट किस कैंडिडेट को मैं देना चाहती हूँ, तो उस कैंडिडेट को ही वो वोट गया कि नहीं, इसकी शाश्वती EVM मशीन में देनी चाहिए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने VVPAT का जजमेंट दिया था, लेकिन VVPAT भी पूरी तरीके से विश्वासार्हता खो चुका है, वो भी डाउटफुल है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना। तो यूथ को मैं यही बताना चाहूँगी कि जिस EVM मशीन का जन्म जर्मनी में हुआ, प्रगत राष्ट्र में हुआ, हॉलैंड है, फ्रांस है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये देश तक EVM मशीन का यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि इसमें हैकिंग होती है, वोट की चोरी होती है, और ये देश के जनता के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है, इसलिए वहाँ पे बैलेट पेपर आया। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगी कि बैलेट से ही चुनाव होने के लिए युवाओं ने भी आवाज़ खड़ी कर देनी चाहिए। सबसे पहले 1982 में इंडिया में EVM मशीन आई, जो कि केरला का एक विधानसभा क्षेत्र है, उसमें वो यूज़ हुई। और एक केस है, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत सारे लोग EVM के अगेंस्ट में बोलते हैं, लेकिन ये केस नहीं बताते। जिस केस को अभी 42 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और EVM के अगेंस्ट में वो केस थी। सबसे पहले जाने वाले CS जोस थे वर्सेस शिवम पिल्लाई, ऐसी वो केस थी। वो जो से वो सिर्फ 123 वोट से हारे थे, तो उनको ऐसा लगा कि अरे ये EVM मशीन से चुनाव हुआ है और इसमें गड़बड़ी डेफिनेटली हुई है, तो वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय में गए और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि EVM मशीन हैक होती है। 1984 में यह निर्णय आया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ही बोल रहा है तो EVM मशीन किस लिए चाहिए? तो EVM मशीन को एक कानूनी झालर पहनानी चाहिए, ऐसे उस समय की गवर्नमेंट ने सोचा, और 1989 में अमेंडमेंट करके 61A कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, और तब से EVM मशीन को लीगली बताया गया। तो ये पूरा इतिहास है। ओके। हमने देखा है कि कांग्रेस ने भी EVM का यूज़ किया है, बीजेपी तो कर ही रही है। तो फिर इस दौरान ये जो पार्टियां हैं लड़ती है और कहती है कि EVM अब बैन होना चाहिए, लेकिन वो लोग जब अपने दौर में आती है या उन्हें पावर मिलता है तो वापस वो लोग EVM चला देते हैं। ऐसे कंडीशन में मैम आपकी परिषद जो है इंडिया अगेंस्ट EVM किस तरीके से तैयारी कर रही है? इंडिया अगेंस्ट EVM फोरम के पास यह देश का लोकतंत्र बचाने का पूरा प्रावधान है। एक साल का प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट हमारे पास तैयार है, और उसी
रास्ते से हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रतिनिधि कार्यान्वित है। विदर्भ में भी है, महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र के बाहर भी इंडिया अगेंस्ट ईवीएम ये फोरम पहुंच चुका है। आपने बहुत सही क्वेश्चन किया राहुल जी कि कांग्रेस के ज़माने के वक्त ही ये आई। मैंने जैसे आपको बताया 84 में जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि ईवीएम हैक होती है, तो ये इलीगल थी, असंवैधानिक थी, ये गैरकानूनी थी ईवीएम। तो इसको कानूनन दर्जा देने के लिए 61A यानी 1989 में अमेंडमेंट करके 61A जो जनप्रतिनिधि एक्ट है 1961 1951 और 61 के अनुसार इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, इलेक्शंस के पूरे रूल्स। तो उसी में संशोधन ला के उस एक्ट में ईवीएम लाया गया। ठीक है, तो ये अभी कैसे, अगर पहली चीज़ अपने देश में आते तो पहले हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना, वैसे एक्सपीरियंस किया और 1989 में IIT के जो एक्सपर्ट्स थे वो इस कमिटी में बिठाए गए ईवीएम मशीन्स बनाने के, और ईवीएम मशीन्स खुद भारत देश में बनने लगे। आपको कंपनीज भी पता होगी, जो भारत कॉरपोरेट लिमिटेड है, कॉरपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद इलेक्ट्रॉनिक्स, और वो बेंगलोर में नहीं थे। तो कैसे है ना कि 2004 में कुछ जब लोकसभा चुनाव डिक्लेयर हुए तो कुछ जगह पे ईवीएम मशीन से चुनाव हुए, लेकिन 2009 में टोटली यानी बैलेट को ख़त्म करके ईवीएम मशीन से चुनाव होने लगे। तब आज जो रूलिंग पार्टी में बैठी हुई बीजेपी है उसने सबसे पहले आवाज़ उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में वो गए थे और वो बोल रहे थे कि ये मशीन हैकिंग जो कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है वो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके वोट की चोरी करके वो सत्ता में बैठी है। तो सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी वो गए थे सुप्रीम कोर्ट, और जो आज हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जो बोलते ना, उन्होंने खुद 2012 में नारा दिया था ईवीएम हटाओ और बैलेट लाओ। ऐसे महीने कहती, आप सोशल मीडिया पे जाओ, यूट्यूब पे वो वीडियो उनका अवेलेबल है। और उन्हीं के जब वो सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गए, वो जो है 406 ऐसा उसका पिटिशन नंबर है 2013 में, जब जजमेंट दिया कोर्ट ने तो उसमें ऐसा जजमेंट दिया कि हाँ हैकिंग नहीं लेकिन मैनिपुलेट होती है ईवीएम मशीन, इसलिए वीवीपैट लगाया जाए। तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि विपक्ष ने जो आवाज़ उठानी चाहिए वो उठाता नहीं है, इसलिए इंडिया अगेंस्ट ईवीएम फोरम को आगे आना पड़ा। बिल्कुल मैम। मैम हम लोग देखते हैं अभी कि हम लोग बात कर रहे हैं बैलेट पेपर की। अब पेपर का जो धांधली होती है, बैलेट पेपर्स का जो पेपर बदलाव होता है, वोटर चेंजेस होते हैं, तो उसमें भी किस तरीके से फिर हम इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं? क्योंकि मशीन तो हैक हो रही है लेकिन हमारे देश में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था उतनी स्ट्रांग नहीं है, और जिस वजह से लोग बैलेट पेपर उठा लेते हैं। और हम लोगों ने देखा है, हम लोग बचपन से वो सब न्यूज़ सुनते आ रहे हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम लोग बैलेट पेपर पे आ भी गए तो उसके बाद में कैसे हम लोग इन सब चीज़ों को रोक सकेंगे? देखो कैसे है ना कि कोई भी व्यवस्था जब हम लोग लाते हैं उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट तो होता है, और उसमें फॉल्ट नहीं होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जिम्मेवार नागरिक की भी होती है जो अपने वोट के प्रति जागरूक होता है। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी फेयर एंड फ्री चुनाव होने चाहिए। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चुनाव आयोग की भी होती है और भारत सरकार की भी होती है ना। तो बैलेट से आप जो बोल रहे हैं बचपन से हम लोग देखते आ रहे, लेकिन बैलेट में धांधली उंगलियों में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत ही कम नहीं के बराबर होती है। लेकिन जो ये डिवाइस है, अभी दुनिया ने भी ये मान्य किया कि डिवाइस जब हम लोग यहाँ बैठ के चंद्रयान यहाँ से हैंडल कर सकते हैं तो कोई भी डिवाइस हैक कर सकते हैं। तो 100% इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चोरी होती है, हैक होती है एज कम्पेयर टू बैलेट। यानी 1% अगर बैलेट में धांधली होती है तो 100% इसमें होती है। तो कौन सा बेटर है? तो ऑब्वियसली बैलेट पेपर ही अच्छा है। बैलेट पेपर लोकतंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है। अभी इन्होंने घोषणा की कि हम लोग 370 के पार जाएंगे, 400 प्लस जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है इन लोगों को? तो ये कॉन्फिडेंस आता है ईवीएम मशीन की वजह से। ये जो सरकारें हैं, ईवीएम सरकारें हैं, ईवीएम में इनकी जान बसती है और ये कतई नहीं चाहेंगे कि ईवीएम बंद हो, क्योंकि सत्ता में रहने का इनका अस्त्र है। हाँ, यहाँ की जनता जो वोट करते हैं वो विकास के लिए करते हैं, रोजगार के लिए करते हैं, शिक्षा के लिए करता है वोट,
और इस देश का लोकतंत्र फले फूले इसके लिए वोट करता है ना। यानी सत्ता किसी की भी आए, कांग्रेस की आए, बीजेपी की आए, हम लोगों को उनसे लेन देन नहीं है। हम लोग जो जिसको वोट करते हैं वो उस मतदाताओं को पता होना चाहिए। और 400 के पार अगर आप लोग जा रहे हैं तो ठीक है, बैलेट से चुनाव होना चाहिए, फिर आप बोलो 400 प्लस, हम भी फिर मान्य करेंगे, तभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। तो हम ये सिर्फ स्मिता कामले नहीं बोल रही, स्मिता कामले यानी इस देश की नागरिक है, वही जिम्मेवार नागरिक है। और जो मेरा कहना है, मैं जनता की आवाज़ रखती हूँ और यही जो आवाज़ है 95 जनता की आवाज़ है कि बैलेट से चुनाव होनी चाहिए। तो फिर आपको दिखेगा कि सही में आप 400 से पार जा रहे हो क्या। अगर आप लोकप्रिय हो जनता में तो आप चुन के आओगे, तो बैलेट से चुनाव लेने में क्या हर्ज है। बिल्कुल मैम। सो मैम, हमने देखा है कि अलग अलग कंट्रीज़ है, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, ये सारी कंट्रीज़ ईएम मशीन को बंद कर रखी है, इन लोगों ने इसका इस्तेमाल रोक रखा है। लेकिन हमारे देश की 2 पब्लिक सर्विस यूनिट है, एक मैंगलोर बेस्ड है, हैदराबाद बेस्ड है, वो बनाती है और हमारे आसपास की कंट्रीज़ उसका यूज़ करती है। जैसे नेपाल यूज़ कर रहा है, भूटान यूज़ कर रहा है, दुबई, यूनाइटेड ये यूज़ करते हैं। तो हम लोग उन्हें सेल कर रहे हैं, तो वो लोग तो बड़े आसानी से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और आसान तरीके से अच्छे से वो लोग चीज़ें चल रही। तो हमारे देश में जब हम लोग बात करते हैं कि ईवीएम में घोटाला है, तो बाकी के देशों में वो लोग ये जो हमारी मशीन यूज़ कर रहे हैं वो लोग कुछ किस तरीके से कुछ बोलते हैं। अगर देश की 80% से भी ज़्यादा जनता अगर बोल रही है बैलेट से चुनाव हो तो होने ही चाहिए, उसके लिए कुछ नया प्रावधान लाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ जो 61 एक्ट लाया है, 61 सेक्शन ईवीएम के बारे में संशोधन करके लाया गया था संविधान में, उसको डिलीट करना है। और अगर प्रजा बोलती है तो चुनाव आयोग ने वो करना चाहिए, जैसे कि बाकी के देश कर रहे हैं। लेकिन ये गिने चुने ही देश है ना, भूटान छोटा सा देश है ना, बाकी जो दुबई छोटा सा देश है, लेकिन ये तो कितना बड़ा देश है। और दूसरा जो है ईवीएम मशीन इस्तेमाल करने का सबसे बड़ी हानि ये भी है कि ये ईवीएम मशीन बहुत कॉस्टली होती है और इंडिया जैसे अंडर डेवलप कंट्री को वो नहीं पुराती। वो हमारे पैसे यूज़ करके, इस्तेमाल करके ये जो भारत सरकार है ईवीएम मशीन्स बनाती है और सैकड़ों हज़ारों इंजीनियर्स उसके काम में लगते हैं। तो भारत जैसे देश में वो कतई पुराते नहीं। आप बोल रहे भूटान में इसका यूज़ होता है, दुबई में, तो वो लोग उनका लोकतंत्र बचा के रखते हैं। लेकिन ये जो देश है यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, सेक्युलर कंट्री है और यहाँ पे तानाशाही का माहौल निर्माण हो और ईवीएम मशीन इनके लिए सबसे इजी है। बैलेट अगर आए तो ये लोग चुन के नहीं आएंगे ना, लोग कैसे देश का लोकतंत्र फले फूले और विकास हो इसके लिए वोट देते हैं। तो इन लोगों को पता है हम लोग कभी सत्ता में नहीं आएंगे, हम लोग चोरी करके आए हैं और ईवीएम मशीन इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए ईवीएम मशीन कितनी अच्छी है इसका ही ये लोग बताएंगे। इतना ही नहीं, जो चुनाव आयोग न्यूट्रल होना चाहिए वो आज न्यूट्रल भूमिका लेते हुए हम लोग को नहीं दिख रहा है। आपने जो बात कही, जो कंपनीज है ईवीएम मशीन बनाने वाली, तो वो भी मैनिपुलेट हो चुके हैं। तो इसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। उसमें 7 डायरेक्टर्स है मशीन बनाने वाले और उसका एक सीक्रेट सोर्स कोड होता है। वो कोड भी खुद इंडिया के वो जो कंपनी रहती है वो नहीं बनाती, वो विदेश की कंपनी उनको माइंड देती है। यानी विदेश की कंपनी उनको सोर्स कोड देती है, यानी अपने भारत का जो सीक्रेट कोड रहता है वो विदेश की कंपनियों के ओनर को पता होता है और वो जो लोकतंत्र के दुश्मन है उनको वो सोर्स कोड दे के यहाँ का लोकतंत्र ख़त्म करना चाहते हैं। 7 डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर्स जो है वो बीजेपी के हैं, जिसमें पीवी पार्थ सारथी जो राष्ट्रीय सचिव ओबीसी मोर्चा के हैं, खचरिया मनसुख भाई, श्यामजी भाई जो पूर्व राजकोट बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, शिवनाथ यादव पूर्व उपाध्यक्ष यूपी जो बीजेपी के हैं और श्याम सिंह जो बिहार के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो अभी ये पिटिशन गई है सुप्रीम कोर्ट में। अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से इसके अगेंस्ट में आगाज़ हो रहा है कि ये डायरेक्टर्स अगर बीजेपी के हैं तो जो
कंपनी जो है ईवीएम मशीन बनाती है उसमें वो मोदी के डायरेक्टर्स वहाँ पे बैठे हैं, तो 100% नहीं 500% उसमें मैनिपुलेट होगी और वोट की चोरी होगी। बराबर। मैम, जब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह रहा है, सेंट्रल सरकार कुछ नहीं कह रही है, चुनाव कमीशन कुछ नहीं कह रहा है और किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई है ईवीएम के अगेंस्ट में, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? जब देश की महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं अगर देश का लोकतंत्र बचाने में, संविधान बचाने में, देश की जनता की सुरक्षा जहां निहित है, ऐसी अगर संवैधानिक संस्थाएं देश को बचाने में असक्षम होते हैं, तब देश की जनता सर्वोच्च होती है, ऐसा संविधान कहता है ना। और अगर ऐसा चित्र निर्माण हो कि सभी संस्थाएं मैनेज होती हुई नज़र आ रही है, तो ऐसे समय पे जनता को रास्ते पे उतरकर जो जो प्रावधान दिए हैं देश को बचाने के लिए, वो हथियार इस्तेमाल करके देश को बचाना चाहिए। और इसी बात को व्यापक करते हुए इंडिया अगेंस्ट ईवीएम के माध्यम से हम लोग आगे आए, क्योंकि देश की संस्थाएं कैसे कर रहे हैं देश के साथ, क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, जो मीडिया है वो तो बीजेपी के मोदी के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं, जो ईडी, जो सीजे, जो जांच एजेंसियां है वो किस तरह से कौन से रास्ते पे जा रहे हैं वो हम सबको देखने को मिल रहा है। विपक्ष अगर आवाज़ उठाता है तो उसके पीछे ईडी, उनकी आवाज़ दबाने के लिए ईडी लगाई जाते हैं। तो ये बहुत ही तानाशाही है और स्वतंत्र भारत में ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी। और ऐसी तानाशाही ख़त्म करने के लिए ही अभी जनता रास्ते पे आई है और मुझे पूरा विश्वास है 2024 में ईवीएम हटेगी और बैलेट पेपर से ही चुनाव होंगे। भारतीय संविधान में ईवीएम हटाने के लिए कोई प्रावधान है? जी, जैसे मैंने आपको बोला, उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी नहीं है। ठीक है। ना बिल पास भी करना पड़ता है। जब जनता बोल रही है और जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकार जिस राज्य में निहित है, उन्होंने रिजोल्यूशन पास करना चाहिए कि हम लोग ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव लेंगे हमारे क्षेत्र में। इतना आसान है वो। अच्छा। और दूसरी बात यह है, वहाँ तो बहुमत से उनकी सरकार है। मैंने जैसे ही बोला कि 61A डिलीट करना पड़ेगा तभी ये ईवीएम जाएगी। अगर ये सरकार नहीं मानती तो सबसे सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है और देश का लोकतंत्र और संविधान बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट की होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जनहित का विचार करके, क्योंकि जनहित का कॉल जो है अभी ईवीएम के अगेंस्ट में जा रहा है, बराबर बैलेट पे आ रहा है, तो ये जनहित का कॉल देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेके ईवीएम हटाओ और बैलेट से ही चुनाव लो। इतने सारे पिटिशन्स पेंडिंग है। अभी 8 मार्च को एक पिटिशन पे सुनवाई भी होने जा रही। एक लाइन लिखने की सिर्फ ज़रूरत है। अगर वो लाइन लिख देते तो ईवीएम हट जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं अपने देशवासियों से कहना चाहती हूँ, जब 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी की पिटिशन थी, 406 पिटिशन क्रमांक था उनका, और वो जो पिटिशन जब आई थी तब दोनों ही यानी इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में वो थी, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन, ऐसी वो थी। तो इलेक्शन कमीशन के ओर से जो देसाई थे सीनियर काउंसिल, उन्होंने युक्तिवाद किया और सुब्रमण्यम स्वामी के ओर से 2-3 एडवोकेट्स ने युक्तिवाद किया। दोनों का भी कहना सुप्रीम कोर्ट ने सुना और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें ऐसा लिख के है कि हाँ, मैनिपुलेट होते हैं ईवीएम मशीन तो वीवीपैट लगाना चाहिए, यानी वीवीपैट से थोड़ी सी तो विश्वासार्हता रहेगी। लेकिन जो पीबी सावंत थे सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस, उन्होंने उनकी किताब, जो ये किताब भी मेरे पास है 2017 से, उस किताब के ऊपर भी बैन आया जैसे ये रूलिंग पार्टी सत्ता में आई बीजेपी, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके थे। उन्होंने ऐसा बोला, उस वक्त अगर जस्टिस ने जो निर्णय दिया सिर्फ एक लाइन लिखनी थी, तब चुनाव आयोग के वकीलों ने क्या आर्गुमेंट किया कि बहुत ही अच्छी है, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, हम लोगों ने एक्सपर्ट से जांच करवाई। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वीवीपैट लगाओ, देश के जनता के मतों के साथ गद्दारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो बोला,
तो फिर चुनाव आयोग के वकील ने क्या बोला कि वीवीपैट लगाने में बहुत खर्चा आता है, तो हम लोग एक साथ से नहीं लगा सकते, लेकिन टप्पे टप्पे से यानी हफ्ते हफ्ते से लगाएंगे। तो उतने पैसे थे ही नहीं चुनाव आयोग के पास। बहुत कम चुनाव जो विधानसभाएं रहती है वहाँ पे वीवीपैट लगाया था। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन लिखवा दी होती जजमेंट में कि नहीं, आपके पास व्यवस्था नहीं ना वीवीपैट की, जब व्यवस्था हो तब आप वीवीपैट लगाइएगा, लेकिन तब तक चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। अगर 2013 में वो जजमेंट में ये एक लाइन लिख दी होती तो आज जो अस्वस्थता, अराजकता का, तानाशाही का माहौल और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, 150 लोग अपने खुले आंखों से देख रहे हैं, वो शायद नहीं होता। यानी बीजेपी गवर्नमेंट इतना तानाशाही से सत्ता में नहीं आती और हम बोले सो कायदा, ऐसा वो ना करती। मैम, जब आप कहते हैं कि ईवीएम में हैकिंग होती है, ईवीएम में इश्यूज है, तो किस किस तरीके के तकलीफें आप देखते हैं एक मशीन में आप, या फिर क्या क्या हो सकता है? देखो, अभी कैसे ये काफ़ी चिंतन का विषय है, इसलिए हम लोगों को एक स्पेशल वर्कशॉप लेना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा। हम लोगों ने लिए है, हमारे प्रतिनिधियों को उसका ट्रेनिंग दिया है और कैसे हैक होते हैं, मैनिपुलेट होते हैं, वो आपको बताएंगे भी। हाँ, उसका डेमो भी दिया है। मैं एक बहुत पास की घटना आपको बताती हूँ। गढ़चिरौली हमारे जो डायस पे विरोधी पक्ष नेता वड्डेद्वार साहब भी आए थे और उन्होंने भी समर्थन किया बैलेट का, और बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए, ऐसी बात उन्होंने की। विरोधी पक्ष नेता वड्डेद्वार ने, उन्होंने उनके ही शहर की घटना, जो गढ़चिरौली शहर से वो आते हैं, उन्होंने बताया ग्राम पंचायत का इलेक्शन हुआ था, तो उस इलेक्शन में जो उम्मीदवार खड़ा था वो ऐसा बोल रहा था, ठीक है मुझे वोट नहीं मिला, 0 मिले, मेरे बीवी ने नहीं दिया होगा, मेरे बच्चों ने नहीं दिया होगा, मेरे रिलेटिव्स ने दिया होगा, इट्स ओके, लेकिन मेरा खुद का तो वोट मुझे मिला होगा। सही बात। तो जब 0 आया है तभी से पता चलता है कि अपना वोट भी अपने को नहीं मिलता और ये देखने का भी राइट अपने को नहीं होता। तो ये कैसा लोकतंत्र है भाई? आपने ईवीएम मशीन यहाँ पे लाके 42 ईयर्स हुए हैं, सबसे पहले 82 में आई थी, है ना? तो आपने वो जो बैलेट पेपर का सेक्शन है उसको कमज़ोर करने के लिए, मतलब यानी जनता को कीमत नहीं रहनी चाहिए और हम जो बोले वो कायदा, ऐसे सत्ताधारी पार्टियों को लग रहा था, इसीलिए इन्होंने ईवीएम मशीन लाई। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी देश की जनता जागरूक हुई है और देश की जनता को ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी होती है, हैकिंग होती है, वोट की चोरी होती है, ये सिद्ध हो चुका है। ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। मैम, अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि किसान का चुनाव आंदोलन चल रहा है, इन सब चीज़ों का क्या आपके ईवीएम इश्यूज पे असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है? देखो, देश के अन्नदाता वो लोग हैं जब जिन्होंने इस रास्ते और सड़कों का निर्माण किया, यहाँ के मजदूर भाइयों ने उनके साथ कैसे व्यवहार कोविड में किया इस सरकार ने, ये तो पूरी दुनिया देख रही है। और जो किसान भाई उनके हक अधिकार के लिए लड़ रहे, उनको वहाँ पे बुला के उनके रास्ते में कैसे खिले लगवा रहे हैं, कितनी शर्मनाक, यानी मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है। ऐसी अनेक घटनाएं, मणिपुर की घटना फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दिया है 51A में जी में लिखा है कि देश के महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए। हमारी मणिपुर की बेटियां, उनके शरीर की विडंबना वहाँ के लोग कर रहे थे और वहाँ का इंटरनेट तक वहाँ की सरकार ने बंद करके रखा। कितनी दुनिया को शर्मसार करने वाली घटना थी वो, कि दुनिया को ये घटना पता ना चले इसलिए इंटरनेट बंद। और 80 घंटे के बाद देश के प्रधानमंत्री उस पर स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि CJI चंद्रचूड़ साहब ने स्टेटमेंट दिया कि अगर सरकार उस पर संज्ञान नहीं लेती तो हम खुद सुमोटो का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट मणिपुर की हमारे माताओं भगिनों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। तब जाके हमारे प्रधानमंत्री बोले। तो ऐसे लोगों से, ऐसे तानाशाही सरकार से हम क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं? मैम, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की गोपनीयता के ऊपर वैधानिकता बताई और उसे बंद करने का बोला। हमने देखा कि केजरीवाल के जो मेयर आए अपने चंडीगढ़ में, पर वो जो केसेस हुए वहाँ पे, जिस तरीके से मेयर का वीडियो आया, तो ये सारी चीज़ें होते हुए आप किस तरीके से अपने ईवीएम के मूवमेंट को लेके जाने की विचार करते हैं?
देश में अभी भी न्याय बचा हुआ है, हाँ। अच्छे जस्टिस है। और सबसे पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे जो ऐतिहासिक निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है उसका हम तमाम भारतवासी स्वागत करते हैं। और ऐसा जो निर्णय है 20-25 साल के बाद ऐसा ऐतिहासिक निर्णय दिया, उसमें ऐसा लिखा गया, मैं कुछ बातें बताती हूँ कि जो चंदा इकट्ठा करते थे रूलिंग पार्टी के लोग, वो 90% चंदा इनके खाते में जाता था, बीजेपी के। और ये असंवैधानिक है। अच्छा। ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया और सिर्फ 10% जो चंदा था वो बाकी के पार्टियों में। यानी कितनी बड़ी गड़बड़ी इसमें बीजेपी करती थी। तो अभी मैं ये सवाल पूछती हूँ यहाँ के ईडी के कमेटी को, जो ईडी डिपार्टमेंट है इनका, जो सीबीआई है, तो जो कॉरपोरेटर्स इनको चंदा दे रहे थे, क्या उनकी जांच नहीं की जाए? सीबीआई ने वो उनको सवाल नहीं, अगर सीबीआई सही में निष्पक्ष जांच करती है तो वो कॉरपोरेटर्स के नाम ले और उनको जनता के सामने लाए, क्योंकि बहुत बड़ा अपमान जनता का किया है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के नाम पर। इस बीजेपी गवर्नमेंट ने उस कॉरपोरेटर्स के नाम डिक्लेयर किया जाए, जनता देखेगी, जनता के सामने वो लोग आएंगे। तो बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है। ऊपर से अभी हाल ही में ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो चंडीगढ़ के जो मेयर है वो तो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुका है। लाइव एविडेंस, और क्या एविडेंस चाहिए? देशवासी पूरा देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से वोटों की चोरी करने का। अभी 2 दिन पहले का लाइव एग्जाम्पल मीन्स वहाँ पे फिर आम आदमी पार्टी का मेयर बिठाया, हाँ, चुन के आया। तो कैसे ईवीएम में धांधली होती है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल चंडीगढ़ का है। ये खुद सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है। बिल्कुल मैम, क्या आप मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को इसकी इंफॉर्मेशन है और वो मानती है कि ईवीएम में चोरी होती है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बहुत ताकतवर है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, और देश की जो भी घटनाएं घटती है तो उसी पूरी घटनाओं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का अभ्यास भी है, और सुप्रीम कोर्ट को वो सब बातें पता भी रहती हैं। और ये जो तानाशाही की जो सरकारें हैं, किस तरह से ईडी लगाकर वो देश को ख़त्म कर रही है, जैसे कि सोरेन का एग्जाम्पल है ना। और ईडी का इनके ऊपर ईडी लगाते हैं, इसीलिए कांग्रेस के नेता बीजेपी में जाते हैं। उनको तो देश कभी माफ़ नहीं करेगा। जो स्वाभिमान नेता है वो कभी जाते नहीं। ये सब देख रहा है सुप्रीम कोर्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएम के मामले में जितने भी केसेस वहाँ पे है, इंटरवेंशन जितने भी गए हैं, तो मैं तो काफ़ी पॉजिटिव इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का जो जजमेंट आया है कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित ही जनता के फेवर में, लोकतंत्र के फेवर में और संविधान के फेवर में निर्णय देगा ही देगा। बिल्कुल मैम, आप जो परिषद दे रहे हैं, आप जो संस्था चला रहे हैं, तो कोई ऐसा आपके पास तंत्र है, कोई ऐसा मंत्र है जो ईवीएम से आपको बचा सकता है? आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था या आप ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको इस तरीके से लेके जाना? देखो, कैसे अभी चुनाव आयोग ने विश्वासार्हता खो चुका है, ठीक है, जनता की। अगर वो बैलेट लेके आते हैं तभी चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा रहेगा जनता के, ठीक है। हम इसके लिए जन जागरण कर रहे हैं। हमारे पास पूरी रणनीति या हमारे पास है। मैंने आपको पहले ही बोला कि 1 साल का जो प्रोजेक्ट है, जो ब्लूप्रिंट है ईवीएम हटाने की, ईवीएम को बैन करने की और बैलेट पेपर लाने की, वो हमारे पास है। और अगर बैलेट 2024 में नहीं भी आता है, ईवीएम से चुनाव होते हैं, तो उसके नीचे और 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे पास है इस देश को बचाने के। लेकिन हमारा यह जो लड़ाई है बैलेट लाने की और ईवीएम हटाने की, वो चलते ही रहेगी। आप देख रहे हैं, हम तब भी मैदान में थे, कल भी, आज भी मैदान में हैं, और आने वाले समय में भी बैलेट आने तक हम लोग मैदान में ही रहेंगे। और ये जो तानाशाही सरकारें हैं, हमारी आवाज़ें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही जो 50,000 लोगों के उपस्थिति में हम लोगों ने इंडिया अगेंस्ट ईवीएम की परिषद ली, ईवीएम हटाओ देश बचाओ की परिषद ली, तो 1200 किलोमीटर जो दिल्ली दूर है वहाँ तक खबर पहुँच गई। और वैसे ही धारा 144 लगी। ये क्यों लगी? क्योंकि सरकार हमसे डर रही है, और लेकिन हम लोग डरे, और वो हमें डराने के लिए बहुत से तंत्र भी यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं, क्योंकि ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। और
उस समय पे तो गोरों से हम लोग लड़े थे, लेकिन अब इस वोटिंग चोरों से हम लोग को लड़ना है। इसके लिए हम देश को बचाने के लिए, देश का लोकतंत्र बचाने के लिए, हमारी जान तक कुर्बान करने के लिए हम लोग अगर तैयार है तो ऐसे संघी सरकारों से कौन डरेगा। बिल्कुल मैम, अभी तो 2024 का चुनाव आने वाला है, अप्रैल में चुनाव रहेगा, तो आई गेस वो तो ईवीएम पे ही होगा। तो आप लोग क्या इस दौरान जी हमारे पास नहीं बिल्कुल ही नहीं, हमारे पास स्ट्रैटेजी है, लेकिन कैसे है ना, जिस तरह से ये संघी लोग पूरे सोशल मीडिया हमारा मैनेज कर रहे हैं, है ना, और ईवीएम की खबरें ईवीएम अगेंस्ट में लोगों तक ना पहुँचे, इसीलिए वो लोग अवेयरनेस भी ला रहे हैं कि ईवीएम कितनी अच्छी है। आज तक नहीं लाया 10 साल में, लेकिन अभी ला रहे हैं गांव-गांव जाकर। उसका भी हम लोगों ने निवेदन जिलाधिकारी को दिया और लोगों को भी बताया, पूरे महाराष्ट्र में जितने भी जिलाधिकारी है उनको ये निवेदन दे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है ईवीएम अच्छे करके, तो किस आधार पर ये संघीय सरकार ऐसा कर रहे हैं, तो ये पूरा इलीगल है। ऐसा लेटर आप दे दो। और क्या कर रहे हैं ना, ये जबरन साइन ले रहे हैं। वो इसलिए साइन ले रहे हैं कि कल जाके अभी आर्ग्यूमेंट होगा 8 तारीख को, तो चुनाव आयोग के वकील वो रजिस्टर्ड वो सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे कि देखो फेवर में जनता है, लेकिन फेवर में जनता नहीं है। लोग अरेस्ट होकर जेल में जाना पसंद कर रहे हैं। अभी कुही का जो एक मोटगरे फैमिली है वो मुझे मिलने के लिए आए, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बेल भी ली और आगे की भी लड़ाई लड़ेंगे। उनको 8 दिन का 353 उसमें लगा है, इतना बड़ा गुनाह, यानी जो अपनी हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, तो ऐसी आवाज़ें ये संघीय सरकार उनकी दबाती है अपने सत्ता का इस्तेमाल करके। तो राहुल जी बताने का यही तात्पर्य है, हमारे पास प्रोजेक्ट है, लेकिन संघीय सरकार की नज़र है, इसलिए हम लोग वो डिक्लेयर नहीं करेंगे। जब वक्त आएगा तो जनता को कैसे बताना है, क्या करना है, इसका प्रावधान हमारे पास है और वैसे वैसे स्टेप्स हम लेते जाएंगे। ईवीएम के अलावा चुनावी प्रक्रिया में और क्या पॉजिटिव बदलाव आप सोचते हैं? देखो, फ्री एंड फेयर चुनाव होने चाहिए। अगर नहीं आता है बैलेट 2024 में नहीं आता है, तो वीवीपैट ही कैसा लोगों का विश्वास जीते, तो वो पर्ची तो हम लोग को दिखनी चाहिए। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी आधी पिटीशन भी रेडी हो चुकी है, क्योंकि देश के जो एक्सपर्ट सीनियर एडवोकेट से पिटीशन ऐसे ही नहीं डालनी पड़ती, क्योंकि सवाल 150 करोड़ जनता का है, देश के लोकतंत्र का है। इसलिए उसी तरीके के इंटेलेक्चुअल एडवोकेट्स लेके प्रेयर में कौन सी बातें आनी चाहिए, अभी तक के जजमेंट्स में क्या आया है, क्या नहीं आया है, और किस बात का आने के बाद प्रेयर में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकती है, ये सब अभ्यास करके हम लोग पिटिशंस बना रहे हैं। काफ़ी सारे एक्सपर्ट एडवोकेट्स जो है, सीनियर एडवोकेट्स जो है, उनकी राय हम लोग ले रहे हैं, वो भी उसमें रहेंगे और इंटरवेंशन के तौर पर हम और एक पिटिशन वहाँ पे लगाएंगे। तो देश बचाने का एकमात्र पर्याय हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही है। तो ये एक बात है। और भी हमने कुछ प्रावधान किए हुए हैं फ्री एंड फेयर चुनाव होने के लिए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगी कि आज सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई जन आंदोलन होगा वो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का ही है। जैसे ही ईवीएम हटेगी तो 80% प्रॉब्लम इस देश के ऐसे ही हटेंगे, ऐसे मुझे लगता है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, शिक्षा का आंदोलन हो, और भी बहुत सारे। ये देश कैसा है ना, आस्था की बात करो तो फूल बरसाए जाते हैं, शिक्षा की बात करो तो लाठियाँ बरसाई जाती है। ऐसा अपना ये देश है। और ये विश्व गुरु नहीं बनना चाहता, ये पाखंड गुरु है। जहाँ पे 26 जनवरी का आप लोगों ने माहौल देखा होगा, मोदी जी ने राष्ट्र का झंडा नीचे और धर्म का झंडा ऊपर किया है। लेकिन ये सेक्युलर कंट्री है, इसलिए ये सेटल्ड सरकार को अनसेटल कैसा किया जाए, इसका प्रावधान भी हमारे पास है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे कि देश सबसे ऊपर है, धर्म और जात से भी ऊपर हमारा देश के ऊपर प्रेम होना चाहिए। और इस देश को बचाने के लिए जो जो प्रावधान हम लोगों को करना पड़े, युवाओं को करना पड़े, इस जनता को करना पड़े, हम करेंगे, क्योंकि हम सच्चे देशभक्त हैं। और संघीय सरकारें जो बैठे हैं सत्ता में वो देशद्रोही है। मैम, जैसे आपने कहा, सपोज अब चलो बैलेट पेपर से भी चुनाव होते हैं, हमारे पास में पार्टी के तौर पे 2 बड़ी पार्टियां ही अवेलेबल है, या तो बीजेपी है या तो कांग्रेस है। दोनों एक ही थाली के तट्टे बट्टे हैं, या फिर ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है। जब हम बैलेट से भी लेते हैं चुनाव, तो वापस वही लोग आएंगे, पावर उसी तरीके से कहीं ना कहीं या तो इनको मिलेगा या तो उनको मिलेगा।
बहुत ही अच्छा सवाल है राहुल जी। ये जो अधिकार हम लोगों को दिया, राइट टू वोट, ऐसे नहीं मिला। जी। मैं थोड़ी उसके हिस्ट्री में जाऊंगी, बाद में आपके आंसर के पास आऊँगे। ये प्रौढ़ मताधिकार है। उस समय के तत्कालीन नेता ऐसे बोल रहे थे कि जो टैक्स पेयर है उनको ही ये वोटिंग का राइट मिलना चाहिए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोले नहीं, क्योंकि उनको ये देश का भविष्य दिख रहा था, सबको ये राइट्स मिलना चाहिए। 18 साल के बाद वो अपना वोट डाल सकता है, तभी हमारे जनता को कीमत आई, अन्यथा कीमत नहीं होती। ये सरकार अपने तरह से सरकार चलाते और मनमानी करते और अन्य अत्याचार बड़े तादाद पे फैलता। यहाँ पे अखंड भारत नहीं होता, देश के टुकड़े कब के हुए होते। लेकिन एक जो है प्रौढ़ मताधिकार, इस मताधिकार ने हम लोगों को, प्रजा को बचा के रखा है, उनको कीमत प्राप्त हुई है। और ये जो अधिकार है ये सिर्फ MLA, MPs, आमदार या खासदार चुनने का नहीं है, तो शासक बनने का है। सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही भी नहीं है, थर्ड फ्रंट भी हम लोग ला सकते हैं। तो वो कब होगा? जब बैलेट आएगा तब। लेकिन इन लोगों को पता है बैलेट रहेगा तो थर्ड फ्रंट यानी बीजेपी, कांग्रेस के अलावा भी अन्य पक्ष यहाँ पे सत्ता में आ सकते हैं, शासक बन सकते हैं। इसलिए EVM मशीन लाई गई। कांग्रेस का भी उतना ही हाथ है जितना भी बीजेपी का। तो इसीलिए देश में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के लोग नहीं रहते, 150 करोड़ में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, है ना। तो और अन्य दूसरी पार्टी आ सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास जो हमारा एजेंडा है वो है EVM हटाना। बैलेट जब आएगा तो लोगों में जो लोकप्रिय पक्ष होगा उसको लोग चुन के देंगे। बिल्कुल। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि 2024 में अब चुनाव होने वाला है। अगर चुनाव EVM से होता है तो क्या आप लोगों को वोट करने के लिए अपील करेंगे या वोट ना करने के लिए अपील करेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं तो लोगों को वोट करने के लिए ही अपील करूंगी। क्योंकि ज़्यादातर अल्पसंख्यक जो लोग हैं या फिर वंचित घटक के लोग हैं, रिमोट एरिया में रहते जो लोग हैं, उनको अभी तक वोट का अधिकार अपने को है। वो लोग कितने सालों यानी सालों तक वोट तक नहीं करते। तो ये जो सरकारें हैं इनका कितना बड़ा वोट के अधिकार में क्या मीन्स पावर है, ये इन लोगों ने कभी बताया नहीं आज के 50 साल में। ये कौन बता रहे हैं? आपके और मेरे जैसे लोगों तक जाके, गांव खेड़े में जाके, कि आपके उनके मत में कितनी ताकत है, उनके वोट में कितनी ताकत है, बताने का काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी 2024 अगर EVM से भी हो, फिर भी ज़्यादातर लोगों ने वोट करना ही करना है। फिर वो कैसा वोट करना है वो हम लोग बाद में बताएंगे, इसकी रणनीति। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपने EVM के बहुत सारे मुद्दों पे रोशनी डाली और हमारे दर्शकों को बताया कि वोटिंग करना इम्पॉर्टेंट है। EVM कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है आज देश में हमारे, और अगर उसका सॉल्यूशन हमारे पास में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही है जो हमें उस चीज़ में मदद कर सकता है, और संवैधानिक जो हमारा देश है उसे आगे बढ़ने में सुप्रीम कोर्ट ही हमारे बचा सकता है बेसिकली। सो आगे की और भी बातें हम इससे अगले एपिसोड में आपके साथ में करेंगे। एंड यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।